हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेज में। हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक। ये जो हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत, क्लास 6 का ये टॉपिक है। और हम लोग ये 3 तक कंप्लीट कर लिए, जो है इसका चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 से आरंभिक नगर। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा है? हड़प्पा है। व्याख्या देखेंगे। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई लगभग 80 वर्ष पूर्व। पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली है उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो था ये हड़प्पा को ये खोजा गया था, इसीलिए। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकालीन थी। हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो हड़प्पा जो पुरास्थल है ये आपके पंजाब में है। पंजाब के पाकिस्तान का जो प्रांत में पड़ता है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब में है। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। समानतः, ये सही लग रहा, सही है। समानतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। पुरातात्विक देखते हैं, हाँ सी नंबर देखेंगे ऑप्शन। पुरातात्विदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। डी नंबर, इनके दोनों हिस्सों की चारदीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो इसमें जो पूछा गया था क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसका देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है और ये जो है ये गलत है। व्याख्या देखेंगे। कथन ए, बी और सी सही है, परंतु कथन डी गलत है, क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारियां वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिकनाई की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया था। मोहनजोदड़ो में इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और तीसरा, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। डी नंबर, इनमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। तो इसमें क्या हो गया, डी जो है ये गलत है। बाकी जो हो गया कथन ए, बी और सी वो तीनों सही है। क्योंकि देखते हैं, कथन ए बी सी सही है, परंतु कथन डी गलत है, क्योंकि इस स्नानागार को भरने के लिए पानी जो था वो कुएं से निकाला जाता था। इसको भरने के लिए उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे।
हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो इसका दोनों सही होगा। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? पहला सिंध, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। डी। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहर जो होते हैं मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो ये तो सही लग रहा, पहला और दूसरा। देखेंगे इसका आंसर। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था। नालों को खुला नहीं रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो जाए। तो ये तो सी गलत हो गया। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ये तो कॉमन बात, ये तो होगा। तो इसमें जो गलत है ये हो जाएगा सी नंबर। कथन ए, बी और डी सही है, परंतु कथन सी गलत है, क्योंकि इनमें से कई नगरों में नाले ढके हुए थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन हॉल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो क्या पूछा था? इसमें विचार करने के लिए पूछा कथनों पे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? इसमें तो सभी सही होना चाहिए। देखते हैं। जी, सभी सही है। व्याख्या। उपर्युक्त तीनों कथन सही है। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों हुआ करते थे। अपने अपने घरों या किसी उद्योग स्तर पर तरह तरह के चीज़ें बनाते थे शिल्पकार। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। मनकों के निर्माण में
कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। तो देखते हैं इसका केवल 2 इसका सही है। इसमें पूछा है कौन सा सही है उपयुक्त में से। तो मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ करता था। कथन 2 सही है, परंतु कथन 1 जो है वो गलत है, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चाट पत्थर का प्रयोग किया गया था, ना कि चूना पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था, जो बटखारे वगैरह होते हैं उसको। निम्नलिखित में से किस हड़प्पिया स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? निम्नलिखित किस हड़प्पिया स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किस हड़प्पिया स्थल से? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। हड़प्पिया नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है निम्नलिखित में से? तो 1 और 3 सही है। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे और मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो सेकेंड जो हो गया ये गलत हो गया। पुरातत्वविदों को अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है। इनमें अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई। इन प्राप्त चीज़ों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया। ये विशेषज्ञ खास चीज़ें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मुहरों पर पच्चीकारी करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? किस स्थल से मिला सूती कपड़ा का टुकड़ा? ये मिला है मोहनजोदड़ो से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन का जो कपड़ा मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कथन ए, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कारण कह रहा मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती होगी तभी तो सूत कताई होगा। तो ये भी तो सही है। देखते हैं नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 होना चाहिए। नहीं 1 मिनट, दोनों से, परंतु इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। सूत कताई, देखते हैं क्या दिया है व्याख्या। कथन ए और कथन आर दोनों सही, परंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई थी। इसमें क्या दिया? मेहरगढ़ ही ना? हाँ, मेहर कपास खेती। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पकी मिट्टी तथा फायंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। 40 नंबर देखेंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? तो जो बर्तनों पर जो किया जाता था वो लाल का किया करता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब वो मिट्टी जो बर्तन होता था वो लाल होता था, उस पर जो डिजाइन वगैरह किया जाता था वो ब्लैक कलर से किया जाता था।
इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फायंस फैंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फैंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर 2, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वहीं फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। हड़प्पा काल में फैंस से मन के चूड़ियाँ, वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। वालू या स्फाटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयत के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो जो आयत किया जाता था एक्सपोर्ट, वो कहाँ से किया जाएगा? सॉरी, इंपोर्ट होता ना, आयत निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तांबा टीन कहाँ से आता था? 1 मिनट, तो इसका ए दिया गया है। देखिए, ये तांबा आ जाता था, ये तांबा लाया जाता था राजस्थान से। टीन आता था ये अफ़गानिस्तान से। और C4 हो गया सोना, कहाँ से? कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर ये गुजरात से। तो इसका फर्स्ट इसका सही दिया है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात कहाँ से करता था? आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ओमान से भी किया जाता था। इस काल में टीन का आयात आधुनिक ईरान और जो टीन का होता था यह होता था आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से। यहाँ सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है हड़प्पा काल के संदर्भ में? गांव के संदर्भ में देखते हैं। कृषक और चारवाहे गांव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों को उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की गई नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो डी, इसका जो डी है वो सही नहीं, बाकी तीनों इसमें सही है। पहला क्या है? कृषक और चारवाहे गांव में रहते थे, ये सही है। दूसरा है हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ये भी सही था। और खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। और बाकी जो लास्ट है वो गलत किया गया है। देखते हैं इसका व्याख्या। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। इनमें कृषक और चारवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ मिले हैं।
तो उससे ही पता चला कि हल का प्रयोग यहाँ पे हुआ करता था। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था, अतः कथन डी गलत है। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए यदि हाँ ये कहाँ अवस्थित है ये पूछा गया है। हड़प्पा ये हो गया रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु, और कालीबंगा कहाँ हो गया, ये घग्गर नदी और लोथल भोगवा के पास है। तो 1 2 3 4 कंटिन्यू हो जाएगा इसका। पहला के, दूसरा का भी, तीसरा सी, और जो है डी का भी 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? ये तो आप जानते होंगे गुजरात है। और धौलावीरा को क्या यूनेस्को में भी शायद शामिल किया गया था, जहाँ तक मुझे याद है ये 2022 या लास्ट में या 23 के फर्स्ट में किया गया है। तो देखिए पूछ रहा था प्रथम, हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। तो धौलावीरा क्यों फेमस था? ये अपने जो था जल का जो प्रबंधन के मामले में ये काफ़ी सही था, ड्रेनेज सिस्टम की वजह से। आगे देखेंगे 20 नंबर। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बांटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वह जो नगर थी वो धौलावीरा था। देखते हैं इसका क्या दिया है सॉल्यूशन। जी हाँ, धौलावीरा था क्या, 3 भागों में डिवाइडेड था। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर 2 भागों में, मतलब बाकी जो था वो तो 2 भागों में बांटा हुआ था, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान भी था, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टेडियम भी यहाँ पे था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया था, उसमें खुदा गया था, उत्कीर्ण किया गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यहाँ एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि यह एक काफ़ी अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिला जा सकता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजें का महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है पूछा है। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था, तो ये गलत है। लोथल कहाँ था? भोगवा नदी के किनारे, क्योंकि साबरमती नदी एक, जिसको क्या कहा जाता है, सहायक नदी, उसका सहायक है। एक मिनट देखते इसका क्या दिया है। अच्छा, कौन सा सही नहीं पूछा, तो ये सही नहीं, बाकी सब सही है। तो देख लेते कौन कौन सा सही है। यहाँ एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मणके बनाने का काम होता था। ये तीनों सही है, बाकी जो पहला ऑप्शन है वही गलत है।
कथन ये गलत है क्योंकि लोथल साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, न कि माही नदी पर। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाज़ों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। कहाँ से? तो लोथल से। हड़प्पा कालीन मुहर मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों पर या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, जैसे पोस्ट ऑफिस सिस्टम में। आगे देखते हैं दूसरा क्या है। हाँ, दूसरा ऑप्शन है शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है और दूसरा गलत है। हड़प्पा कालीन मुहर मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते हैं। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ, अतः कथन 2 गलत है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तो नदियों का सूखना हो सकता है, जंगलों का विनाश भी हो सकता है, शासकों का नियंत्रण समाप्त। नहीं, इसका फर्स्ट सेकेंड केवल ये हो सकता है, एक पहला और दूसरा। देखते हैं क्या दिया आंसर। नहीं, डी, इसका तीनों होगा, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। चलिए देखेंगे व्याख्या। हड़प्पा के पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं, जिनमें नदियों का सूखना, तो कुछ का कहना था क्या नदी सूखने की वजह से इनका अंत हो गया इस सभ्यता का। ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरतें और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा ज़रूरतों के कारण जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, तीनों कारण सम्मिलित है। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए थे। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और या दक्षिण के क्षेत्रों की नई बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 400 वर्ष के बाद लगभग 2,500 वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे 5 चैप्टर नंबर 5 जो है, क्या बतलाती है हमें किताबें और कपड़े। वेदों संख्या में 4 है। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन है वो ऋग्वेद है। वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला अग्नि और इंद्र और सोम। तो सोम हो गए, सूरज को सोम कहा जाता है।
सोम सूरज को भी और महादेव को भी सोम कहा जाता है। देखते हैं अग्नि। अग्नि आग के देवता, इंद्र हो गए युद्ध के देवता और सोम हो गए वनस्पतियों के अधिपति हो गए। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ऑप्शन, ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। तो क्या सभी पुरुषों के द्वारा किया गया था ऋग्वेद में? देखते हैं आगे। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तीसरा, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 और 3 सही है। इसमें क्या था, जो सूक्तों की रचना महिला पुरुष दोनों किया है। ये लोपा, घोषा और उषा, ये सब भी क्या था, जो विदुषी थे, जिनके द्वारा भी इसमें कुछ सूक्त को रचा गया था या लिखा गया था। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है, सही है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर शाश्वत पाठ कंठस्थ करवाते थे, अर्थात रटवाते थे बोल बोल कर। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, अतः कथन नहीं गलत है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यह संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो सबसे कम हुआ इनमें से कौन कौन सा? नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। तो सी केवल 3 और 4, गंगा और यमुना का सबसे कम एक बार हुआ है शायद। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और इसकी सहायक नदियां ब्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ, परंतु गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। हाँ, शायद इसलिए हम बोल देते हैं क्योंकि इसे तो मैं पढ़ा हूँ, लेकिन बहुत पहले पढ़ा हूँ। देखते हैं याद कुछ है नहीं रहता, इसलिए कंफर्म नहीं रह पाता हूँ, इसलिए कुछ मैं शायद बोल देता हूँ, ताकि वो फिर हम इसका आंसर देख लेने से कंफर्म हो जाते हैं हम लोग। तो इससे कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसका ऑलरेडी दिया गया है, व्याख्या भी दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है वो सिंधु है, जो सबसे ज़्यादा इसको वर्णित किया है। और सबसे पवित्र किस नदी को माना गया था? तो सरस्वती नदी को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भाषा और भाषा परिवार दिया है। संस्कृत, पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा, मलयालम, मध्य भारत की भाषा। तो देखिए मलयालम जो हो गया, ये क्या हो गया, द्राविड़ भाषा परिवार हो गया, तो डी का बी हो गया, डी का 2 हो गया। देखते हैं इसका बी, नहीं डी का पहला दिया है, देख लेते हैं। पहला के दूसरा जो ए का है 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 दिया है। संस्कृत हो गया क्या, भारोपिया, भारत यूरोपीय भाषा का परिवार हो गया, भारत और यूरोप भाषा का परिवार। 4 3 पूर्वोत्तर क्षेत्र का भाषा हो गया, तिब्बती बर्मा भाषा परिवार। मलयालम हो गया 4 3 2, सी का हो गया 2 द्रविड़ भाषा परिवार, और मध्य भारत के जो हो गया वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। संस्कृत भाषा भारोपीय अर्थात जो भारत और यूरोप का भाषा परिवार का हिस्सा है,
भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा है। जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत से बना था जिसमें माँ हो, और हिंदी हो गया माँ, और मदर अंग्रेजी हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषा भी बोली जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में मवेशी के लिए युद्ध लड़े जाते थे, तो सही बात है। लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, इसमें यही गलत है, बाकी सब सही है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था, अतः कथन सी गलत है। यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ऋग्वैदिक काल में क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही होना चाहिए, नहीं केवल एक सही है, केवल एक सही है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, जबकि राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। ये गलत है, ये ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में दिया है। व्याख्या देखेंगे। पुरोहित को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वैदिक काल के राजा ना तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे, ये ऋग्वैदिक काल है इसलिए वहाँ का राजा क्या है, वो महलों व राजधानियाँ में नहीं रहते थे। ना इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूल करते थे, करों को वसूल किया करते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था। उसकी शक्तियाँ सीमित थीं। आभास होता है कि कबीले की आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी, अतः कथन 2 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शब्द नाम ऋग्वेद में मिलता है या मिलते हैं? तो कौन सा मिलता है? तो ये देखिए, पुरुजन विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष। तो ये इसमें से तीनों मिलता है, डी।
1 2 3 4, ये 1 2 3 तीनों मिलते हैं। ऋग्वेदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द जन और विष का प्रयोग होता था। विष का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विष से ही निकला है। वैश्य शब्द है वह विष से ही निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ये सब उल्लेख इसमें किया गया है ऋग्वेद में। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? तो वो कहते थे, अपने जो उसका विरोधी होता था आर्य का, उसे दस्यु कहा करता था। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहता था उन्हें वह सब करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 9, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो कह रहा है, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। इसका व्याख्या देखेंगे। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण या महा मतलब बड़ा पाषाण पत्थर कहलाया। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, अतः कथन एक गलत है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। इस तरह के महापाषाणिक कब्रों को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता था या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? पहला कह रहा है गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थरों के बड़े चबूतरे। तो कब्र के भीतर तो ये होना, देखते हैं क्या दिया इसमें। बी केवल 1 और 2, गोलाकार सजाए हुए पत्थर हो गया और अकेला खड़ा हुआ पत्थर। कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतया मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। इन्हें बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है काले लाल मिट्टी के बर्तन। इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलती है। इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है। महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है, तो ये तो सही होगा। कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। कब्रों पर गोलाकार चट्टान या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग
आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके। डी, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ हॉल के नाम से जाना जाता था। तो ये सही है, ये गलत हो गया, बाकी सब सही है। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। एक ही साथ नहीं, अलग अलग समय पर एक ही स्थान पर। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्यों की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता या बड़ा सुराख होता था, जिसे फोर्ट हॉल कहा जाता था, ना कि डेथ हॉल। अतः डी गलत है। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो घोड़ नदी के किनारे। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यहाँ से प्राप्त खबरों से अनेक जानकारी मिलती है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लेटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सब के पास ही रखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 14, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिकित्सक से संबंधित है। चिकित्सा। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6। यह राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 48 मिनट का हो चुका है लगभग वीडियो, ज़्यादा अभी इसको बड़ा नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी का सीरीज में। अभी फ़िलहाल हम लोग 5 तक ही रखते हैं चैप्टर। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 6 नंबर से राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, जिनको ये ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।